राधे राधे भाई सभी को। अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में मैंने पहले एक लेक्चर कराया था इसका फोर्स के बारे में, बल के बारे में, है ना। जिसमें हमने भाई न्यूटन के कौन कौन से गति के नियम हैं उनको पढ़ा, है ना। जड़त्व का नियम हुआ, संवेग संरक्षण का नियम हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ, है ना, उनके बारे में पढ़ा। उसी से संबंधित ये लेक्चर है अपना, फ्रिक्शन का, घर्षण क्या होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब मैंने आपको जड़त्व वाले उसमें कॉन्सेप्ट में बताया था कि भाई कोई वस्तु यदि स्थिर है, स्टेबल है, तो वह हमेशा स्टेबल ही रहना चाहती है, वह हमेशा स्थिर ही रहना चाहती है। और यदि कोई वस्तु मूवेबल है, गतिशील है, तो वह हमेशा गतिशील ही बने रहना चाहती है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे और थोड़ा हम बढ़ाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आगे चल रहा है या कोई गाड़ी आगे चल रही है, तो उस गाड़ी को चलने में या उस व्यक्ति को चलने में एक फोर्स उसके विपरीत साइड में लगता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम? घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं ना। मतलब कि यदि कोई वस्तु, उसको आप खींच रहे हो या फिर आप खुद चल रहे हो, तो आप चल रहे हो, ये तो आपका फोर्स हो गया, लेकिन आपके चलने के विरोध में एक और फोर्स लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं हम घर्षण बल, है ना। अब ये क्या होता है, कितने प्रकार का होगा, कितने टाइप का होगा, उसके बारे में और जानते हैं। देखो, फ्रिक्शन का बोलने मतलब कि क्या हुआ कि भाई ये एक विपरीत बल लगता है किसके? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसके, या फिर कोई वस्तु स्थिर भी है ना, तो भी उस पर यदि विपरीत साइड में उसके बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो क्या है? फ्रिक्शन है, बल है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई जो बल कार्य करेगा ना, वो ऋणात्मक कार्य होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक कार्य होगा, है ना। अब इस चीज़ को आप और ढंग से समझना। देखो, जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को खींच रहे हो आप, है ना, आप खींच रहे हो इसको, आप इसको खींच रहे हो, है ना। अब आप खींच रहे हो यानी कि बल किधर की साइड लग रहा है? इधर की साइड लग रहा है ना, बल इधर की साइड लग रहा है, आप इधर बॉक्स को खींच रहे हो। लेकिन आपके फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? उसी को घर्षण बोलते हैं। अब ये किसके कारण लगता है? ये इस सरफेस के कारण लगता है, ये इस सतह के कारण लगता है ना। जिस सतह से आप किसी वस्तु को खींच रहे हो, तो उस सतह के कारण जो फोर्स लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? अपन घर्षण बोलते हैं। अच्छा, अगर ये जो सरफेस है, यदि ये सरफेस आपकी सॉफ्ट है, कैसी है? सॉफ्ट है, यानी कि चिकनी है, तो इसमें घर्षण बल होगा, कम लगेगा, है ना। जो बल है वो आपका कम लगेगा। और यदि ये आपका रफ टाइप का है, रफ है यानी कि ये थोड़ा खुरदरा है, तो आपको इसको खींचने में बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि जब आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो मतलब कि उसका जो घर्षण बल है वो भी ज़्यादा है। तो एक चीज़ अपने को यहाँ से समझ में आनी चाहिए कि जो चिकने पृष्ठ होते हैं, उनमें जो घर्षण बल होता है वो कम होता है, और जो रफ पार्ट होता है, यानी कि जो खुरदरे सतह होती है, सरफेस होती है, उसमें जो घर्षण बल होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा, अब मैं यदि बात करूँ कि भाई घर्षण कितने प्रकार का होता है, फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है ना, ये घर्षण बल कितने टाइप का होता है, तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका स्थैतिक घर्षण। कौन सा है? स्थैतिक। कौन सा होता है? स्थैतिक घर्षण। और एक होता है आपका गतिक घर्षण। कौन सा होता है? गतिक घर्षण है, गतिक घर्षण। अच्छा, ये जो गतिक घर्षण है, ये भी दो टाइप का होता है आगे, है ना। ये भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है सर्पी फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण होता है, और एक होता है लोटनी घर्षण। कैसा? लोटनी घर्षण। क्या होता है? लोटनी घर्षण, है ना। अब इस चीज़ को समझिएगा। देखो क्या क्या होता है। स्थितिक घर्षण क्या होता है ना। स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है, तो उस वस्तु स्थिर अवस्था में उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा, उस पर जो बल लगेगा, वही क्या होगा? उसका फ्रिक्शन होगा। अब एक चीज़ को और समझो। देखो, जैसे कि ये वस्तु है ना। अब ये वस्तु स्थिर अवस्था में, अब बोलोगे यार इस पर कैसे बल लग रहा है? देखो, कोई भी वस्तु है ना जो सरफेस पे रखी हुई है, उसके मान लेते नीचे कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, है ना, जिसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं ना। इस पे नीचे की साइड कुछ ना कुछ बल लग रहा है ना। अच्छा, गुरुत्वीय बल और बल का फॉर्मूला क्या होता है? बोला कि F बराबर mg होता है ना। F बराबर mg होता है। m a होता है, ये यहाँ पर g है, यानी गुरुत्वीय त्वरण, जो एक्सीलरेशन है वही तो गुरुत्वीय त्वरण है
ठीक है, तो mg हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि प्रतिक्रिया बल लगता है एक, है ना, इस फोर्स के जो कि नीचे गुरुत्वीय बल लग रहा है, इसके ही जस्ट अपोजिट में एक बल लगता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, है ना। इतनी सी बात है आपके समझ में। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकालना आना चाहिए आपको, है ना। देखो क्या कॉन्सेप्ट निकालना है, कोई भी छोटी से छोटी वस्तु है या फिर कोई बड़ी से बड़ी वस्तु है ना। अब ये छोटी वस्तु यदि सरफेस पे रखी है, पृथ्वी पर रखी है, तो उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण तो समान होगा। वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण तो सबका समान होगा, है ना। लेकिन फर्क किस में आएगा भाई, मास में फर्क आएगा, उसके जो द्रव्यमान है उसमें फर्क आएगा। कोई कम द्रव्यमान का होगा, कोई 1 किलो का होगा, कोई 100 किलो का होगा, है ना। यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई आपको गुरुत्वीय जो बल है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको यदि आप द्रव्यमान बढ़ाते हो, यदि आप द्रव्यमान बढ़ाओगे, यानी कि यदि गुरुत्वीय जो बल नीचे लग रहा है जैसे ये बढ़ेगा, तो उसके अपोजिट जो प्रतिक्रिया बल है वो भी बढ़ेगा, है ना। और ये कॉन्सेप्ट आपके कहाँ से समझ में आएगा, ये आपका आएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्योंकि यदि एक तरफ क्रिया हो रही है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी। यदि आपके मुंह पर कोई पंच मार रहा है तो उसके हाथ में भी लगेगा, आप पे यदि वो क्रिया कर रहा है तो प्रतिक्रिया होगी, भले ही आप कुछ भी ना करो। ये वस्तु ऐसे ही खड़ी है, इस पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, लेकिन फिर भी इस पर प्रतिक्रिया बल लग रहा है। आज यदि मैं ऐसे सामने खड़ा हूँ तो मेरे पे भी प्रतिक्रिया बल लग रहा है, क्योंकि मेरे गुरुत्वीय त्वरण तो लग रहा है, गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा है। उससे नीचे की तरफ जो लग रहा है उस बल को काउंटर करने के लिए ऊपर की साइड एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिक्रिया बल बोल रहे हैं, है ना। यदि कल्पना कीजिए, यदि ये ऊपर वाला फोर्स नहीं होता तो ये वस्तु नीचे ही घुस जाती, नीचे ही चली जाती, क्योंकि केवल यदि एक ही डायरेक्शन में फोर्स होता तो ये वस्तु नीचे नहीं चली जाती, क्या चली जाती। लेकिन अब ये फोर्स किसकी वजह से हुआ है, ये कारण किसी वजह से, ये सरफेस की वजह से आया, है ना। ये जो प्रतिक्रिया बल है किसकी वजह से आया, सरफेस की वजह से आया। इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ और मैं जैसे समझाऊँ आपको, जैसे कि रेत में आप चलते हो, है ना, किसमें, बालू में आप रेत में जब चलते हो, किस में चलते हो, रेत में। जब आप बालू में चलते हो, रेत में चलते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो ज़मीन होती है थोड़ी फोसली होती है, क्योंकि उसमें रेत होती है, रेत होती है, तो उसमें आपके पैर भी गड़ते हैं, अंदर जाते हैं। यानी कि जब आपके पैर अंदर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो आपका नीचे की तरफ जो बल लग रहा है, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ज़्यादा है ऊपर की अपेक्षा, तभी तो नीचे जा रहे हो आप, तभी तो आपके पैर जो नीचे जा रहे हैं। यानी कि जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में या यहाँ पर भूड़ा यानी रेत मिलती है, तो उसमें जो गुरुत्वीय बल होता है जो कोई नीचे की साइड लगता है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, प्रतिक्रिया बल की तुलना में। इसीलिए जो रेतीले मैदान होते हैं वहाँ पर चलना बहुत मुश्किल होता है अपने लिए, है ना। अगर कहीं पर आसानी से आपको चलना है ना, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो गुरुत्वीय बल है और जो आपका प्रतिक्रिया बल है, ये दोनों काउंटर बैलेंस होने चाहिए। और आज हम देखते हैं फिर, चाहे वह हम पे ये सिद्धांत लागू भी होता है ना, क्योंकि आज यदि मैं ऐसे सामने आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरे पे क्रिया के रूप में नीचे यदि गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो उसके अपोजिट साइड में ऊपर प्रतिक्रिया बल लग रहा है, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में, है ना। अब जब स्थिति के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है, अब ये वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर में भी एक तरफ बल लग रहा है, दूसरी तरफ बल लग रहा है ना। अब इस स्थिति के कारण भी जो इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, जो इसके घर्षण बल लग रहा है, किसकी वजह से आएगा, सतह की वजह से आया, है ना। तो वो क्या कहलाता है, स्थितिक घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थितिक घर्षण कहलाता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है ना। अब एक और होता है, क्या होता है, सीमांत घर्षण, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण, है ना। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। अब ये क्या होता है सीमांत घर्षण, देखो जैसे कि ये वस्तु है, अब ये वस्तु स्थिर अवस्था में, यानी कि इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब आपको इसको गति करानी है ना। अब आप गति कराओगे तो क्या करोगे, इस पर फोर्स लगाओगे। अब ये जो आपका फोर्स है, इस फोर्स की उतनी मात्रा होनी चाहिए जितना इस पर फ्रिक्शन बल लग रहा है ना। अगर जो वस्तु पे फ्रिक्शन बल लग रहा है, जो इस पे घर्षण बल लग रहा है, यदि उसकी मात्रा आपके द्वारा उस वस्तु पर जो बल लगाया गया है उससे यदि कम हो जाती है, तो आप वस्तु को खींच लोगे आराम से। सही कह रहा हूँ, है ना। यानी कि जो फ्रिक्शन है यदि वो कम हो जाएगा और आपकी जो ये आप जो बल लगा रहे हो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो आप वस्तु को आसानी से खींच लोगे।
है ना। और इसके अपोजिट यदि मतलब फ्रिक्शन बल ज़्यादा है, सतह का बल ज़्यादा है ना, सतह उसको पीछे धक्का दे रही है, आप उसको मूव करा रहे हो ना, गति करा रहे हो, तो गति के विपरीत साइड में जो बल लग रहा है ना, तो यदि वो आपका ज़्यादा है और आपके द्वारा जो उस पर बल लगाया जा रहा है वो यदि कम है, तो आपकी जो वस्तु है वह हमेशा स्थिर रहेगी, वो आप खिसक नहीं सकती, आप उसको खिसका नहीं सकते, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब सीमांत घर्षण क्या होता है, इस वस्तु का वो गुरुत्वीय बल या फिर कहें कि वो घर्षण ऐसा बल जो इसको लिमिट करता है, जो इसकी मात्रा को निश्चित करता है कि भाई यदि इससे ज़्यादा और बल लगाया इस पर तो ये वस्तु खिंच जाएगी, तो ये वस्तु गतिशील हो जाएगी, है ना। यानी कि जो सीमांत घर्षण बल होता है स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जिसमें कोई भी वस्तु गतिशील नहीं होती है। यदि उससे थोड़ा सा भी मान ज़्यादा हो जाता है ना, थोड़ी सी भी वैल्यू ज़्यादा हो गई उसकी, तो वो वस्तु गतिशील हो जाती है। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। यानी कि सीमांत घर्षण क्या हुआ, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वह सबसे बड़ी मात्रा जिसमें कोई वस्तु गतिशील नहीं हो पाती है ना, तो वो क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण होता है ना। अब मान लेते जो आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो सीमांत घर्षण से ज़्यादा हो गया तो ये जो आपकी वस्तु है ये चलने लग जाएगी, गतिशील हो जाने लग जाएगी, है ना। यानी कि अब ये जो सरफेस है इस पर घिसने लग जाएगी, इस पर चलने लग जाएगी ये वस्तु, है ना। अब जैसे ही इस पर ये वस्तु चलने लग जाएगी तो देखो दो तरीके हैं। अब वस्तु जैसे ही चलने लग गई तो अब उस पर मतलब कि गतिक घर्षण लगेगा, उस पर, है ना, गतिक घर्षण लगेगा। अब गतिक घर्षण कितने प्रकार का है, बोला दो प्रकार का है, एक है सर्पी घर्षण और एक है लोटनी घर्षण। अब सर्पी घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण होता है जैसे कि भाई ये सड़क है, इस सड़क पर आप कोई बॉक्स है, जैसे कि वर्गाकार बॉक्स हुआ है या आयताकार शेप में जैसा भी बॉक्स हुआ है, यदि आप इसको खींच रहे हो, है ना, तो यदि आप इसको खींच रहे हो और वस्तु है वह गतिशील है, तो इस गतिशील वस्तु में जो फ्रिक्शन लगेगा, जो बल लगेगा, जो घर्षण बल लगेगा, वो क्या कहलाएगा, सर्पी घर्षण कहलाएगा। वस्तु गतिशील होनी चाहिए और गतिशील अवस्था में जिस इस वस्तु पर जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप भाई सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो उसमें रिफ्टिंग होती है ना, मतलब कि वो फिसलम पट्टी होती है, उस पर जब हम फिसलते हो वो एक तरीके से सर्पी घर्षण होता है। ठीक है। अब लोटनी घर्षण में क्या होता है, लोटनी घर्षण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पहिए का। पहिए में क्या होता है कि वो लोटनी टाइप से, यानी कि बार बार घूम घूम के जब वो घूमता है तो उसमें जो गति करता है ना, तो उस पर सबसे कम क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। यानी कि जब कोई आप गोल वस्तु को आप घुमाते हो, गतिशील तो वो भी है, लेकिन जो आप देखोगे भाई जो गोल वस्तु है, जो वृत्ताकार है या गोलाकार है, वह वस्तु आसानी से गतिशील हो जाती है, आसानी से मूवेबल हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उस पर जो फ्रिक्शन बल होता है वो कम होता है ना। अब एक चीज़ आपके कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि यदि किसी भी वस्तु को हम आसानी से गतिशील बनाना चाहते हैं तो उसका जो फ्रिक्शन है वो कम करना पड़ेगा, और यदि किसी वस्तु को अपन गति कम करना चाहते हैं तो उसका फ्रिक्शन अपने को बढ़ाना पड़ेगा, उसका घर्षण बल अपने को ज़्यादा होगा, उसका बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और लोटनी घर्षण में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका होता है भाई, पहिए का होता है। किसका होता है, पहिए का होता है। किसका होता है, पहिए का होता है ना। पहिया होता है वो आसानी से क्या है कि घूमता है और उस गति करता है, उस पर जो फ्रिक्शन होता है वो भी कम लगता है ना। अब आपसे आप पूछ ले भाई देखो घर्षण से नुकसान क्या होता है। नुकसान ऐसे होता है जैसे मशीनें वगैरह होती हैं, उन मशीनों में जो कलपुर्जे होते हैं उनमें क्या है, जब वो गति करते हैं ना तो गति के अपोजिट में मैंने बताया एक और बल काम करता है जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। उस फ्रिक्शन के कारण जो उसकी गति के विपरीत साइड में जो बल लग रहा है उसके कारण क्या है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कलपुर्जे हैं, उसके वो घिसने लग जाते हैं। इस चीज़ से बचाने के लिए उसमें ग्लिसरीन हुआ, तेल हुआ, है ना, उन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट हुआ, स्नेहक हुआ, इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है ताकि कम से कम उनके बीच में घर्षण हो, ताकि आसानी से चीज़ें क्या है वो गतिशील बनी रहें, उनमें फ्रिक्शन कम हो, उसमें क्या है उनके कलपुर्जे घिसे ना आसानी से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक आपके समझ में आई होंगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।